सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से मैं सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ। और जितने मेरे पैनल में जुड़े हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं और एडवोकेट हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। लगातार बातचीत चलेगी और बातचीत मुद्दों पर ही रहेगी। और मेरी सभी मित्रों से अनुरोध कि आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। सबसे पहले तो स्वागत है लक्ष्मीकांत जी मैं न्यूज में आपका। धन्यवाद सुभाष भाई। लक्ष्मीकांत जी, मुद्दा रहेगा हरियाणा में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो चौपटी हो रही है हरियाणा के अंदर लगातार। देखिए सुभाष भाई, हरियाणा के अंदर कानूनी व्यवस्था का दिवाला बिल्कुल पूरी तरह से निकल चुका है। जहां तक अपराध का मामला है, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जाता है। और मैं इससे ज्यादा उदाहरण नहीं दे सकता कि कुरुक्षेत्र जो है वो बड़ा शांत शहर गिना जाता है। लाडवा जो है बड़ा शांत शहर गिना जाता है। जो हमारा ये जो इलाका है, इसको शुरू से ही बड़ा शांत इलाका माना जाता है। थोड़ा बहुत देखिए, हालांकि वो कहना वो भी गलत है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कैथल से परली तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब जो आबादी है, जो वहाँ के लोग हैं, उसके स्वभाव में और हमारे स्वभाव में थोड़ा अंतर आता है। लेकिन पिछले कुछ समय से कुरुक्षेत्र जैसे शहर में भी लगातार वारदातें हो रही हैं। अपराध का आलम में मैं ज्यादा क्या कहूँ, बड़ा ये है, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि फिरौती का। अब तक फिरौतियां जो मांगी जाती थी वो ज्यादातर व्यापारियों से मांगी जाती थी, कारोबारियों से मांगी जाती थी, या तो उन लोगों से मांगी जाती थी जो बहुत ज्यादा धनाढ्य होते थे। इस टाइप से फिरौतियां मांगी जाती थी। ऐसा अब तक कहीं न सुनने में आया था, न कहीं देखने में आया था कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी फिरौतियां मांगी जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान, और ज्यादा ना कहें तो अभी मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर अंदर जो घटनाएं घटी हैं, कितने ही विधायकों से फिरौती मांगी गई है। विधायकों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। विधायकों का जो स्टाफ है उनसे फिरौतियां मांगे जा रही हैं। अपराध का ग्राफ यहां तक बढ़ चुका है। यानी कि अपराधियों के हौसले अब यहां तक आ चुके हैं कि जिन लोगों के हाथ में इस देश की और प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने का जो जिम्मा है, पार्लियामेंट है, सांसद लोग होते हैं, वो कानून बनाते हैं। अपराधियों पर वही नकेल लगा सकते हैं कानून के माध्यम से। विधानसभा के अंदर विधायक जो है वो कानून बनाते हैं, वो उसके ऊपर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कार्रवाई करते हैं। तो अपराधियों के हौसले आप देखिए इतने बढ़ चुके हैं कि जो लोग कानून बनाने वाले हैं, चाहे वो विधायिका के सदस्य हों, चाहे वो संसद के सांसद हों, धमकियां उनको मिल रही हैं। तो अब किसकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी लेंगे? देखिए साहब, हमारी सुरक्षा के लिए जिन लोगों को हम बनाते हैं, मान लिया हम जो लोग जब पुलिस प्रशासन है, हम वो उसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाना। अब समझिए कि अगर पुलिस प्रशासन ही इस सारे मामले में उल्टा करने लग जाए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पुलिस प्रशासन पर दोष नहीं लगा रहा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जिन लोगों के हाथ में सब कुछ होता है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने का जिम्मा होता है, कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मा होता है, लोगों की जान माल की सुरक्षा करने का जिम्मा होता है, जब उनको ही धमकियां मिल रही हैं, जब उनको ही धमकियां मिलनी शुरू हो गई और फिरौती मांगने से शुरू हो गई, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं है। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरह से हर स्तर पर, वैसे तो हर स्तर पर, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के जो अपने चुने हुए नुमाइंदों का, 90 विधायक हैं हरियाणा की विधानसभा में, ज्यादा नहीं है, 90 विधानसभा में विधायक हैं हरियाणा के, उनमें से बहुत से लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और फिरौती के मामले सामने आ रहे हैं। एक विधायक के स्टाफ के सदस्य का नाम भी आ रहा है कि उससे फिरौती मांगी गई है। और अभी कुरुक्षेत्र के अंदर एक आईलाइट सेंटर है जहां पर ये बच्चे बाहर जाने, लाडवा के अंदर, सॉरी लाडवा के अंदर, कुरुक्षेत्र में जाता है। हाँ। जिला कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र का हिस्सा है। वो भी सरेआम दिन दिहाड़े जो फायरिंग हुई है लाडवा के दिन दिहाड़े गोलियां चलाई गई हैं, 10 से ज्यादा राउंड। अब आप लगाइए 12 राउंड में आज पड़ रहा था कि 12 राउंड गोलियां उस साइलेंट सेंटर पर चलाई गई हैं। परमात्मा का शुक्र ये है कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इतने शांत शहर के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी साफ है
कि सरकार का कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ गठजोड़ है, और ये हम पहले से ही सवाल उठाते रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण देना ही सरकार का काम है। अपराधियों को संरक्षण देती है, उनकी पैरवी करती है, और ये एक बार नहीं, मैं इसको कहीं ना कहीं फिर बात दूर चली जाती है। पुलवामा के साथ जोड़ना चाहूंगा कि डीएसपी देवेंद्र सिंह का मामला आज तक ना मेरी समझ में आया है और ना हिंदुस्तान की समझ में आया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, डीएसपी देवेंद्र सिंह को, उसे जेल भेजा गया। दिल्ली की पुलिस, जो कि सीधे अमित शाह जैसे व्यक्ति के अंडर आती है, सीधे केंद्र सरकार के अंडर आती है दिल्ली पुलिस, वो दिल्ली पुलिस 3 महीने में देवेंद्र सिंह डीएसपी के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती और देवेंद्र सिंह को जमानत मिल जाती है। वो अपराधी है। अब उससे क्या होगा साहब? क्या देवेंद्र सिंह के हौसले बुलंद नहीं होंगे? यही काम हरियाणा में, हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, और इसीलिए अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी की जान माल सुरक्षित नहीं है। कब किस पर कहां से गोली चलेगी कुछ पता नहीं है। आपका बच्चा, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार घर से सुबह गया है, शाम को वापस लौट पाएगा नहीं लौट पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जीता जागता उदाहरण यमुनानगर में भी देखने को कई बार मिला, क्योंकि लगातार वारदातें यमुनानगर में भी हो रही हैं। बिल्कुल, यमुनानगर के अंदर कितनी वारदात हो चुकी हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? अब यमुनानगर की वारदातों को एक संप्रदाय, धर्म के विषय के लोगों के साथ जोड़ देते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। अपराधी किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसका सिर्फ धर्म अपराध होता है। हर अपराधी के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए अगर सरकार चाहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई मनोदशा सही है या वो कोई अच्छा नेक काम करना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर भी एसपी जो साहब हैं कुरुक्षेत्र से, मैडम जी, उन्होंने 130 से भी ज्यादा तबादले पुलिस के किए आज ही। देखिए सुभाष भाई, ठीक है, ऑफिसर लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि मैं ऑफिसर लॉबी पर कोई दोष नहीं लगाना चाहता, लेकिन ऑफिसर भी क्या करेगा जब राजनीतिक दबाव होता है साहब? क्या तबादले करने से अपराध रुक जाएंगे? ये मजबूरी है, ये रूटीन का काम है। चलो खैर, वो एसपी साहिबा ने किया है, उनका अपना काम है, अपनी ड्यूटी है, वो अपने ऑफिसर के तबादले करते रहते हैं। लेकिन सवाल सरकार से है, सवाल तो सरकार से है ना। एसपी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे अगर सरकार ना चाहे तो। लेकिन मैंने कहा कि सरकार की मंशा पर सवाल उठता है कि सरकार जो है कुछ करना ही नहीं चाहती। अपराधियों का सीधा संरक्षण सरकार करती है, तो पुलिस प्रशासन क्या करेगा? वो तो देखिए, वो तो हम भी सत्ता में रहे, मैं नहीं कहता कि देखिए कोई हम अलग हैं, हम भी सत्ता में रहे 10 साल तक। हमने भी अभी हमारी सरकार रही, उससे पहले भी हम सत्ता में रहे। सरकार का दबाव कहीं ना कहीं ऑफिसर पर रहता है, लेकिन सरकार का सारा दबाव, देखिए मैंने कहा ना कि हम सत्ता में रहे, हम भी कहते थे, अप्रोच सब करते, सब कुछ ये चलता रहता है। ये राजनीति का भी हिस्सा है और ये ब्यूरोक्रेसी का भी हिस्सा है। लेकिन किसी भी ऑफिसर को किसी भी सरकार द्वारा पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी को अपने कब्जे में कर लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऑफिसर कुछ कर ही नहीं सकता, बिना सरकार की मर्जी के कोई भी ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता। यहां मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सबसे पहले है। जब आपके विधायक ही सुरक्षित नहीं है हरियाणा में, तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी दोगे आप? आपके विधायकों से फिरौती मांग ली जाती है, विधायकों को धमकी मिल जाती है। हमारे विधायक रेणु बालाजी, उनको धमकी मिली है और बहुत से विधायकों को धमकियां मिल रही। तो ये मामला जो पहली बार ये आया ना, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि पहली बार, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली बार हुआ है कि चुने हुए नुमाइंदों से फिरौती मांगी जा रही है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। तो सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए, बहुत जरूरी है। सरकार को लगाम लगानी चाहिए। बहुत बड़ी बात जो है लक्ष्मीकांत शर्मा जी जो बता रहे हैं, और सरकार का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिली भगत वो भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि विपक्षी आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्या इसीलिए आप आरोप लगातार बीजेपी पे लगा रहे हैं? नहीं, देखिए सुभाष भाई, खाली विपक्ष आरोप लगाए उससे कुछ होता नहीं है। मेरे आरोप लगाने से कुछ बनने वाला नहीं है। आरोप दुनिया देख रही है। अब मैं कहूं कि साहब नहीं है तो ऐसा नहीं था, ऐसा है, वैसा नहीं था, ऐसा है, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो चीज सरेआम दुनिया को दिखाई देती है, एक विधायक को धमकी मिलती है, जब वो विधायक एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसमें मेरे आरोप का क्या सवाल रह गया? विधायक के सचिव को धमकी मिलती है, उसमें मेरे आरोप से क्या बन जाएगा अगर मैं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? लाडवा के अंदर आइलेट सेंटर पर गोलियां चलती हैं, 12-12 राउंड की गोली चलाई जाती है, तो उसमें मेरे आरोप लगाने की गुंजाइश कहां रहेगी? मुझे जरूरत कहां आरोप लगाने की? वो तो सरेआम दिख रहा है, सरेआम दिख रहा है। मैं
इसलिए देखिए मेरी राजनीति बड़ी अलग है। मैं अच्छे को अच्छा भी कहता हूं। जब धारा 370 केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से हटाई थी, हालांकि वो किसी और वजह से हटाई थी, कोई हिंदुस्तान के लिए नहीं हटाई थी। नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र प्यारों को, अंबानी अडानी को वहां पर फैक्ट्रियां लगाने का न्योता देना था। 370 के लगते क्या था साहब कि वहां पर वो लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अंबानी अडानी को पूरा हिंदुस्तान देना है मोदी साहब ने, जम्मू कश्मीर भी उनको देना था, इसलिए 370 हटा दी। लेकिन मैंने फिर भी स्वागत किया, कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया कि 370 आपने हटाई, आपका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ जो लोग हैं जो बिना बात के बेचारे, मतलब वैज्ञानिक शादियों में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत जिन पर लगती है, जिनके अल्ले ना पल्ले कुछ होता है, वो मतलब 370 का स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितने प्लॉट खरीद लिए हों। और वाहियात बयान मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ गया कि मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, किसी की धी बेटी के ऊपर ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। मनोहर लाल खट्टर ने जब 370 हटाई तो उन्होंने क्या कहा था, आपको याद हो कि अब तो हरियाणा के लड़कों को कश्मीरी भूमि मिल जाएंगी। यार कमाल करते हो आप लोग, ये आपकी सोच इतनी गिरी हुई सोच आपकी है। आप ये मतलब 370 को वहां जोड़ रहे हो, लेकिन लड़कियों की कमी है ना जी। नहीं, कहाँ कमी है? तो आप क्या मतलब वो किसी की बहन बेटी नहीं है? किसने रोका? जम्मू कश्मीर में शादी करो, किसने रोका? किसी ने क्या? पहले भी कर लो, पहले कौन सा वहां शादी नहीं कर सकते थे? पहले भी कर सकते थे। लेकिन 370 के साथ जोड़ना, ये थोड़ा सा मैं इसको बहुत घटिया सोच मानता हूं। लेकिन घटिया सोच तो बीजेपी भी कांग्रेस की बता रही है कि आज तक 370 70 सालों में नहीं हटी। देखिए साहब, 370 का मैं फिर वो मुद्दा अलग चला जाएगा। 370 का मैं आपको बता दूं, पहली बात तो 370 लगाने वाले कांग्रेस नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू पूरी दुनिया के अंदर इकलौता एक ऐसा उदाहरण है साहब, जिसके पास पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद 5 आदमी विपक्ष के लेकर के अपने सरकार में एक मंत्री बनाए। ये मोदी जो है ना, तो चिल्लाता है आज कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। अरे कांग्रेस मुक्त भारत करते करते किसी दिन खुद से मुक्त ना कर बैठना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू वो शख्सियत है जिसने पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद इनके जो पितामह हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों को, 5 विपक्षी लोगों को मंत्री बनाया। क्यों? हिंदुस्तान ताजा ताजा आजाद हुआ था, वो एक संदेश दुनिया को देना चाहते थे कि हिंदुस्तान की हर राजनीतिक दल देश के लिए। और मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, मुझे नहीं पता कितने लोगों को इस बात की जानकारी है, ये जो 370 का जो प्रस्ताव था, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, जवाहरलाल नेहरू का नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रस्ताव आया था कि कश्मीर में 370 लगनी चाहिए। मैं उसको गलत नहीं कहता, हो सकता है उस वक्त की मजबूरी रही होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक हालात में एक चीज ठीक होती है, लेकिन हालात बदलने के बाद वो चीज गलत हो जाती है। कई बार एक हालात में चीज गलत होती है और जब हालात बदलते हैं वो चीज सही हो जाती है। उस वक्त की क्या परिस्थितियां रही होंगी मैं नहीं कह सकता, और लगता होगा कि शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी लगा होगा कि भाई यहाँ 370 लगनी चाहिए, उन्होंने लगाई। लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्योंकि प्रधानमंत्री थे, उनको बदनाम कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। उसके बावजूद भी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिद पकड़ ली कि शायद वहां 370 लगानी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने उसको अस्थायी रूप से लगाया था कि जब जरूरत पड़ेगी इसको हटा देंगे, और उसी अस्थायी शब्द के वजह से ये 370 हटी है। अगर जवाहरलाल नेहरू उसको अस्थायी ना करते तो इसको नरेंद्र मोदी कहां से हटा लेते? अब जवाहरलाल नेहरू का मामला साहब आता है कि देखिए आज हालात कुछ हो रहे, मुझे 2 भाइयों को अपने साथ जोड़ के रखना है। मैं आपको बताता हूं, 4 भाइयों को जोड़ के रखना है, तो मुझे किसी ना किसी की हो सकता है गलत बात भी माननी पड़े। इसलिए माननी पड़े कि इसको अगर मैं आज इसकी गलत बात नहीं मानूंगा, ये मुझसे दूर चला जाएगा और भविष्य में ये कभी मेरे साथ नहीं आएगा। आज अगर मैं आपकी कोई गलत बात मान लेता हूं कि यार सुभाष तो गलत कर रहा है, मुझे पता है गलत कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके अगर मैं सुभाष की बात नहीं मानूंगा तो मुझे लगता है सुभाष दूर चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूं, आज यार चलो कोई इसकी गलत बात ये कह दिया सुभाष ने, तो मैं मान लेता हूं इस नजरिए से कि कम से कम इस गलत बात को मानने से सुभाष मेरे साथ तो रहेगा और भविष्य में कहीं ना कहीं मैं अपनी बात सुभाष से मनवा लूंगा। ये सोच उस वक्त की सरकारों की रही थी, गलत नहीं थी, और इसीलिए अस्थायी शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन बावजूद के 370 हटी है, हमने खुद स्वागत किया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना नहीं है। विपक्ष, मैं खुद की बात करता हूं, कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस कभी भाजपा मुक्त भारत की बात नहीं करती, कांग्रेस कभी विपक्ष मुक्त भारत की बात नहीं करती, लेकिन भाजपा करती है कांग्रेस मुक्त की भारत। और देखना आप एक दिन, अहम तो रावण जैसे व्यक्ति का नहीं टिक पाया था। ये एक उदाहरण है।
ये उदाहरण है। वैसे मैं रावण का समर्थक हूं भाई, बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन अब देखिए आप साहब कि जो इस मामले को लेते हैं, मोदी साहब लेते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। एक हमें चाहिए एक अच्छा मजबूत विपक्ष। राजनीति को अगर दूर तक लेकर के जाना है, देश में तरक्की करनी है, तो एक अच्छा मजबूत विपक्ष चाहिए, ना कि विपक्ष से मुक्त देश चाहिए। अच्छा, एक और था मुद्दा, क्योंकि मुद्दा भी अभी पूरा जोर पकड़ रहा है। उधर से पंजाब से भी आवाजें उठी थी कि राजधानी अलग की, हरियाणा की राजधानी अलग बनाई जाए। तो उस समय कांग्रेस ने विरोध भी किया था उस मुद्दे पे। और अब जो खबरें ऐसी आ रही हैं, और मेरे पास जो सूत्रों के अनुसार है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हरियाणा सरकार अपना नया सचिवालय बनाने के लिए जो है वो जमीन ले रही है, उसकी कीमत अदा की जाएगी। आपका क्या कहना है? देखिए सुभाष भाई, पहले अब ये वही बात है कि जब पंजाब में, इस देश का दुर्भाग्य क्या है, इस देश को टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बड़े खुले शब्दों में कहता हूं, देश के टुकड़े करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने, अभी आपने 370 का जिक्र किया ना साहब, वो 370 भी इसी कड़ी में थे कि अगर 370 जम्मू कश्मीर में ना लगती तो शायद जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा ना होता आज। उसी कड़ी में कांग्रेस ने बहुत से समझौते किए, पंजाब में भी समझौता किया, राजीव गांधी ने समझौता किया कि ताकि हमारे लोग हमारे साथ बने रहे। परिवार को इकट्ठा करने के लिए पिता को बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। उस बाप से पूछना जिसकी औलाद 7-8 औलाद हो और 7-8 की दिशाएं अलग हो, और उन पिता को 7-8 बच्चे इकट्ठे रखने पड़े, वो कितने समझौते उसे करने पड़ते हैं, उस पिता से पूछना। कांग्रेस की हालत भी ऐसी थी जब सत्ता में आई थी देश की आजादी के बाद। बहुत सी दिक्कतें थी, बहुत सी जो है मुसीबतें इस देश के अंदर थी, लोगों की भाषाएं अलग थी, लोगों के विचार अलग थे, तो सबके सब राज्यों को इकट्ठा करना बड़ी टेढ़ी खीर था। कांग्रेस ने भी समझौते किए। वही मामला पंजाब का आता है, पंजाब के अंदर समझौता किया, पंजाब को साथ रखा, राजीव लॉन्गोवाल समझौता सामने आया, उसके साथ SYL का पानी और राजधानी का मामला आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इसकी जो बी टीम है, आप पार्टी, इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, किसी तरीके से देश के टुकड़े टुकड़े कर दो। उसी कड़ी में पंजाब के अंदर सरकार बनते ही आप पार्टी ने बयान दिया कि चंडीगढ़ हमें मिलना चाहिए, SYL का पानी नहीं देंगे। मतलब आप SYL का पानी पंजाब को तो रोक सकते हैं कि पंजाब में चला जाए वापस। अब साहब वो पानी आना तो पाकिस्तान से ऊपर से आना है ना, कोई पंजाब में से तो वो फुहारे नहीं निकल रहे उस पानी के, ऊपर से ही आ रहा है। उस पानी को आप हरियाणा को देने को तैयार नहीं हो। वो पानी ऊपर जितना खराब हो जाए, ये जो सोच है, ये घटिया सोच है लोगों की। भाई पंजाब हो या हरियाणा हो, हिमाचल, ये पहले सारा पंजाबी तो था, और उससे बढ़कर आप चले जाए, सारा हिंदुस्तान का तो हिस्सा होगा ना। ये हिंदुस्तान में ही तो है, कोई पाकिस्तान में है? हरियाणा पाकिस्तान में है क्या? या हरियाणा को बलूचिस्तान में है, या हरियाणा ईरान है या अमेरिका में है? आप हरियाणा को पानी नहीं देना चाहते हैं। अरे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत अगर सरकार, देखिए सरकारों का काम होता है, एक सरकार समझौता करती है तो उसका मतलब ये होता है कि आने वाली सरकार इसको माने। अगर हर सरकार अपने समझौते से मुकरने लगे, अगली सरकार मुकरने लगे, तो शासन चल ही नहीं पाएगा। फिर तो कल को दूसरी गवर्नमेंट आएगी, जो समझौते नरेंद्र मोदी ने किए हैं वो उनको रद्द कर देगी, तो ये सरकारें ऐसे चल नहीं सकती। राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, उसके दौरान ये सारी बातें उठी थी कि चंडीगढ़ पर 40%, जो 40% वो हिस्सा है वो हरियाणा का बनता है, 60% पंजाब का बनता है। अगर हरियाणा को राजधानी बनानी है, उसके लिए पैसा केंद्र दे, पंजाब दे, और 107 गांव जो हिंदी भाषी हैं हमारे, वो हरियाणा को मिले, तो हरियाणा अलग राजधानी बना सकता है। अभी देखिए, कह नहीं सकते कि ये मामला क्या है, क्योंकि इसकी पुख्ता जानकारियां को नहीं है, लेकिन खबर आ रही है कि पैसे की भी तैयारी हो रही है, जो जमीन खरीदी गई। जी, आवाजें उठ रही है। ये पता लग रहा है कि हरियाणा सरकार कोई 10 एकड़ जमीन कोई लेकर के चंडीगढ़ में अलग राजधानी नहीं, कि चंडीगढ़ में अपना सेक्रेटरीट अलग बनाना चाहती है और उसकी कीमत अदा करना चाह रही है। तो मेरा सवाल मनोहर लाल खट्टर सरकार से कि हरियाणा के पैसे को बर्बाद किस लिए कर रहे हो भाई आप, जब पहले से तय है, राजीव लोंगोवाल समझौते में साफ लिखा हुआ है कि नई राजधानी के लिए, सेक्रेटरीट के लिए नहीं, नई राजधानी बनाने के लिए पैसा भी केंद्र देगा। तो आप किस बात के पैसे दे रहे हो? ये बड़ा गलत है, और ऐसा अगर होगा तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा और हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ भी होगा। हमें सेक्रेटरीट बनाना है तो उस सेक्रेटरीट के पैसे हमें केंद्र दे, पंजाब दे, हमारा हिस्सा है भाई, हमको भीख थोड़ी मांग रहे हैं। और ये जो दरारें पैदा की जा रही है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये उत्तर हरियाणा, ये उत्तर भारत, ये दक्षिणी भारत, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का मामला बिगाड़ दिया, इसका ढांचा बिगाड़ दिया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आदरणीय मोदी जी से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा वैन न्यूज के माध्यम से, कि मोदी साहब
संभल जाइए। देश रहेगा तो आप प्रधानमंत्री रहोगे। वैसे तो मोदी जी प्रधानमंत्री रहना नहीं चाहते, वो तो अंबानी अडानी की नुमाइंदगी जो है वो यहां पर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी ऐसा लगना चाहिए कि यार इस देश की मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इस देश का अन्न हम खाते हैं, इस देश का पानी हम पीते हैं, इसके प्रति हमारा कोई नैतिक दायित्व बनता है। तो हिंदुस्तान को एकजुटता के सूत्र में बांधने के लिए ये फिरका प्रस्त ताकतों को बंद करना चाहिए। और हिंदुस्तान एक है, संघीय राष्ट्र है, राज्य हमारी इकाइयां हैं, हमारे मालिक नहीं है, हिस्सेदार नहीं है। राज्य हमारी इकाइयां हैं, उन्हें इकट्ठा रख करके ना हरियाणा और पंजाब में फर्क हो, ना उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फर्क हो, तो ये मामला चलना चाहिए। और जो नेता हैं उनको भी सोच समझ करके बयान देने चाहिए। एक मुद्दा और है, केंद्र सरकार का है कि केंद्र सरकार कुछ शब्दों को असंसदीय मानते हुए प्रतिबंध करने जा रही है। और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जो बिग न्यूज राष्ट्रीय समाचार चैनल वो चला रहे हैं लगातार, और लोग भी समझ रहे हैं उसके। कुछ मैं आपको बता भी दूं, थोड़े बहुत तो जुमला जो भी, और कोविड स्पेडर, शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, तानाशाह, बहुत से शब्द ऐसे हैं। बहुत से शब्द है, मेरे पास एक लिस्ट है पूरी की पूरी मेरे, क्योंकि लोग है ना, जो वही बात है, जो बोलेगा तो भाई खोलेगा, तो लोग भेज देते। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है सुभाष भाई, और जिन शब्दों को ये प्रतिबंधित करने जा रहे हैं, इससे पहले कि शर्मिंदा शब्द को प्रतिबंध करेंगे, क्योंकि 18 जुलाई को सेशन में पता लग रहा है कि ये बिल आएगा, तो उससे पहले मैं अपनी भड़ास निकाल लूं तो कोई हर्ज नहीं है। शर्मिंदा इतने बेशरम और बेगैरत लोग ये हैं। देश के अंदर ये आपातकाल, इंदिरा गांधी जी के ऊपर तो उंगलियां उठाते हैं। इंदिरा गांधी जी ने तो कभी ऐसा काम ही नहीं किया था। अभिव्यक्ति की आजादी भारत के संविधान के सबसे बड़ा और सबसे मूल आधार है अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये होता है कि हम अपने मन के जो भाव हैं उन्हें शब्दों के रूप में किसी भी तरह से प्रकट कर सकते हैं। हमें गुस्सा आता है, अपने बच्चों पर गुस्सा आता है, हम उसको गालियां देकर के शांत कर लेते हैं। दो तरीके हैं, या तो बच्चे को अपने बेटे पर अगर आपका गुस्सा आया, या तो उसको मार करके उतारोगे या बोल करके उतारोगे। तो ज्यादातर माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चे को उल्टा सीधा बोल करके वो गुस्सा निकाल लेते हैं, क्योंकि मारने में चोट लगने का खतरा रहता है। यही देश के लिए सरकार क्या होती है? सरकार हमारी माई बाप होती है, सरकार पिता का रोल अदा करती है। हम जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के, उसके बच्चे होते हैं, जो राज्य की इकाइयां हैं, चाहे वो ऑफिसर लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे सामाजिक संगठन है, और उन्हें सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने का, अपना विरोध जाहिर करने का पूरा हक होता है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखिए मैं पहले दिन से एक बात कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और खास तौर पर नरेंद्र मोदी का, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं था, कोई भरोसा नहीं था। जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने कहा कि विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, ये तानाशाही की एक परिणति थी। ये उनकी सोच का एक परिणाम था कि मैं रहूं बस मैं। ये जो मैं शब्द है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब को लेकर के बैठे का गारंटी देता हूं। अच्छा, एक बात और है, 150 शब्द जो है, पता नहीं 150 से ज्यादा बताए जा रहे हैं शब्द जो हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया गया ताकि कोई भी सांसद उन शब्दों का उपयोग संसद भवन में या बाहर कहीं न कर सके। और कांग्रेस का लगातार यही कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो छीन रही है बीजेपी। आज शब्दों पे रोक लगाया है, कल को संसद भवन में अंदर आने से रोक दिया जाएगा, कल को ड्रेस कोड बना दिया जाएगा। यानी कि तमाम चीजें जो आरोप लगा रही है कांग्रेस लगातार, कि तमाम चीजें जो है बीजेपी कर रही है, एक तरह से लोकतंत्र का गला जो है वो घोंट रही है बीजेपी। लेकिन एक सवाल और है इसमें, तमाम शब्द है लेकिन पप्पू शब्द कहीं पे नहीं है। जो पप्पू शब्द लगातार संसद में गूंजता रहता है, उसके बारे में क्या कहेंगे जी? मैंने कहा यही तो बेशर्मी है। 18 तारीख से तो मैं बोल सकता हूँ ना, 18 तक की छूट है मुझे भी, कि 18 तक में भैया भारतीय जनता पार्टी की हद दर्जे की बेशर्मी, बेगैरत है, और ऐसी सरकार पर लानत है। खुद तो जो मर्जी बकवास कर जाते हैं, जो मर्जी बोल जाते हैं, पार्लियामेंट में पप्पू और गुड़िया जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक शब्द जुमला जीवी है, जो सबसे पहले, ये मेरे फोन में है जो लिस्ट है, एक आंदोलन जीवी। मैं बताता हूं आपको साहब कि ये जो सबसे पहले एक शब्द आया, ताकि लोग भी देखें और सुने, सबसे पहला शब्द जुमला जीवी है। और जुमला जीवी किसको बोलते हैं आजकल सबको पता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी,
इन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए भाजपा की सरकार बनने के पश्चात हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। ये नारा दिया गया। सरकार आ गई, 15 लाख के चक्कर में आई। अब पहली बात तो यह है कि ये जो है ना, मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए था कि रिश्वत देकर वोट खरीदना ये एक जुर्म है, क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, पैसे देकर के वोट खरीदना। तो ये वाला तो नहीं, आपने कहा कि पैसे देके वोट खरीदना, तो फिर ये तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी को चाहिए था उस समय मुकदमा दर्ज करवाते हैं, यदि वो आज उठ रही है बातें 10-15 साल बाद। मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस कभी इस राजनीति पे विश्वास नहीं करती। कांग्रेस तो खुले दिल से राजनीति करती है, सबको मौका देती है कि जो मर्जी कर ले यार, हम अपने कामों के दम पे सत्ता में आएंगे जब देश की जनता देख लेगी। आज पूरा हिंदुस्तान रो रहा है ना, क्यों रो रहा है? इसलिए तो रो रहा है, हर आदमी कहता है ना किसी के पेट में रोटी है, ना तल पे कपड़ा है, ना गोज में पैसा है, तो हर आदमी चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि उस वक्त मोदी का एक जुनून सा था, वो 15 लाख का था, या कह सकते हैं किसी बात को लेकर के वो था। तो मैं जुमला जीवी की एक बात कर रहा था। जुमला जीवी जब ये मामला आया 15-15 लाख का, किसी को नहीं पता था कि जुमला क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था साहब। अमित शाह आज तक चैनल पर, यह संभवतः इसी के किसी भाई के चैनल पर, जैसे चैनल है इन पर थे, तो एंकर ने पूछा कि साहब 15-15 लाख रुपए आम आदमी के खाते में कब आएंगे? वो रिकॉर्डिंग आज भी पड़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो सभी जो राष्ट्रीय चैनल हैं। तो उस चैनल पर आदरणीय अहमद शाह जी ने कहा कि वो तो चुनावी जुमला था, 15-15 लाख रुपए कभी किसी के खाते में आए हैं? वो चुनाव का जुमला था। ये जुमला शब्द भी हमने पहली बार अमित शाह के मुंह से सुना, मोदी जी के मुंह से सुना। तो जो शब्द उनके मुंह से खुद निकले, उन शब्दों पर भी प्रतिबंध किस लिए भाई? डर गए? डर गए ना नरेंद्र मोदी, अपने ही शब्दों को कहे हुए जो उन्होंने कहे हैं, खुद बोल रहे हैं, उन्हीं से डर गए। तो धीरे धीरे शब्द जुमला, और ये जुमला जीवी कब आया साहब? ये 2021 से पहले जुमला जीवी शब्द किसी ने सुना भी नहीं था। क्यों आया? जब भारत का अन्नदाता, देश का किसान सरहद पर 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तो इसी नरेंद्र मोदी ने देश की पार्लियामेंट के अंदर आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग किया। मैं ये मानता हूं किसी प्रधानमंत्री के लिए इससे छोटी बात कोई नहीं हो सकती, एक प्रधानमंत्री होकर के आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग करे। जब उन्होंने आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग किया, तब लोगों ने जुमला जीवी शब्द का प्रयोग किया। अब मजे की बात क्या है, आंदोलन जीवी तो असंसदीय नहीं है, क्योंकि भाजपा के लोग बोलते हैं, नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं, लेकिन जुमला जीवी जो खुद अमित शाह कहते हैं कि जुमला जीवी हम हैं, हम जुमले बोलते हैं, हमने जुमलों में सरकार बनाई है, उस जुमला जीवी शब्द पर आप प्रतिबंध लगा रहे हो। ये क्या है? तो ये क्या लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी की बात नहीं, खत्म करने की बात नहीं है? अब मैं आपको और शब्दों के बताता हूं, देखिए सुनिए, लोगों को पता लगना चाहिए। और आपका चैनल को मैं धन्यवाद करूंगा, शाबाशी दूंगा कि आप लगातार इन मुद्दों को, ऐसे इस टाइप के जो भी मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं। दुर्व्यवहार क्या शब्द है साहब? हर व्यक्ति के लिए बोलते हैं। दुर्व्यवहार का मतलब है बुरा व्यवहार। आप उस पर प्रतिबंध लगा रहे हो। मेरे को कोई गाली देता है, मेरे को कुछ बुरा भला बोलता है, मैं कहता है तू मेरे से दुर्व्यवहार कर रहा है, तो इस पर प्रतिबंध लगा रहे हो। शर्मिंदा क्या शब्द है? शर्मिंदा वही होता है ना जिसकी शर्म चली जाए, लाज है जैसे ना, वो जैसे वो कहता है ना गांव में देसी है भाई, हरियाणा का आदमी, वो बीच बीच में आ जाती है। हरियाणा में कहावत है, जिसकी उतर गई लोही के करेगा कोई, यानी कि जिसकी शर्म चली गई उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो जो ये शर्म जो शब्द है, शर्मनाक, इससे नरेंद्र मोदी साहब को या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? एक शब्द है नौटंकी ड्रामा। नौटंकी और ड्रामा मनोरंजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। अब जब मोदी साहब आंख मटका करके, हाथ हिला करके, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, तो वो लोगों का मनोरंजन ही तो है ये ना। और जो चीज आप दे नहीं सकते, अब कोरोना के अंदर कहा कि पता नहीं कितने लाख करोड़ का बजट हिंदुस्तान के लोगों को दिया गया। अभी मैं पीछे बिहार की देख रहा था, एक एक्टिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री। यार आप देश के प्रधानमंत्रियों को एक्टर थोड़ी हो मंच पे। मैं हाथ करके दिखाऊं तो साहब वो क्या कह रहे हैं? बिहार में जब चुनाव थे तो वहां पैकेज देने के लिए कुछ चले गए, चुनाव के बाद की बात है, एक वीडियो मेरे पास आया हुआ है कि भाइयों बहनों
बिहार के लिए 50 लाख करोड़ का पैकेज दे दूं, 60 लाख का दे दूं, 75 लाख का दे दूं, चलो 80 लाख करोड़ का पैकेज दिया। आप बोली लगा रहे हो क्या? अब ये शब्द जो लोग देखेंगे तो इसको ये नौटंकी लगती है, ये ड्रामा लगता है। तो इन शब्दों के ऊपर प्रतिबंध किस लिए भाई? क्या तकलीफ है आपको इन शब्दों से? क्या दिक्कत क्या है? पप्पू शब्द पे प्रतिबंध नहीं लगाया। वो पप्पू क्योंकि वो प्रयोग करते हैं ना। लेकिन ये जो पप्पू शब्द है ना, गारंटी देता हूं सुभाष भाई, ये इनको लेकर के बैठेगा। ये जो बिल ये लेकर के आ रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इनको सद्बुद्धि दे, नरेंद्र मोदी साहब से भी प्रार्थना करता हूं, ऐसे लोकतंत्र का गला घोटकर, ऐसे देश के हर नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी को छीनकर अब सत्ता में ज्यादा दिन बने नहीं रह सकते हैं। सत्ता तो जाएगी ही जाएगी। अब कितने दिन कब्जा, कितने दिन चल सकता है? देखिए एक बात समझ लीजिए आप, किसी दूसरे की जमीन पर अगर हम कब्जा कर लें, हम ताकतवर हैं, तो कितने साल चलेगा? साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल? कभी ना कभी तो परमात्मा का इंसाफ होता है। हम तो धर्म को मानने वाले लोग हैं ना, ये भी धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, और हिंदू धर्म के शास्त्रों में तो साफ साफ लिखा हुआ है। अब सोच इस बात का है कि हिंदू धर्म का नाम लेते हैं, हिंदू का नाम लेते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की ज्ञान इनको नहीं है, कुछ पता नहीं हिंदू धर्म में क्या लिखा है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा है कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। हो सकता है इसको भी प्रतिबंधित कर रहे हो, पाप के इस शब्द को भी, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं 18 से पहले तो बोल लूं ना, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है कि पाप का घड़ा बहुत जल्दी भरता है। दूसरी बात ये, पाप हमेशा होता है। और दूसरा जो एक चीज है जो हिंदुओं के शास्त्रों में लिखी है कि एक ना एक दिन परमात्मा की मार पड़ती है, हर जालिम के ऊपर पड़ती है, और वो जो जमीन पर कब्जा करते हैं उन पर भी पड़ती है। कहीं ना कहीं उनको फिर वो छोड़नी भी पड़ती है और पछताना भी पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी साहब आज हिंदुस्तान की सत्ता पर बिल्कुल नाजायज तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर देश से हर व्यक्ति खत्म हो जाए, चंद लोग हिंदुस्तान में बचे, अंबानी, अडानी, रामदेव और ये जो चिल्ले चपाटे इन्होंने भाई ने भगाए हुए हैं, कोई ललित मोदी कहीं पड़ा है, कोई नीरव मोदी कहीं पड़ा, कहीं मेल चौकसी पड़ा, ये जो याराना नरेंद्र मोदी का ना, उनको बचाने के लिए एक काम सिर्फ किया जा रहा है कि इस गरीब की और मध्यम वर्ग की पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को कैप्चर करके, कब्जा करके अमीरों को दे दिया जाए और देश के हर नागरिक को केवल इस स्तर पर लिया जाए कि वो 3 वक्त की रोटी नहीं, वो तो कांग्रेस के टाइम की बात होगी, 3 वक्त की रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, लोटी लंगोटी मिल जाए, ये कहते थे। ये कांग्रेस का नारा था कि हर तन पर लंगोटी हो और पेट में रोटी हो, ये था ये कांग्रेस का नारा। लेकिन अब हर पेट से रोटी छीनने का काम, हर जेब से पैसा छीनने का काम, हर व्यक्ति से, जो भी उसके साधन संपन्न लोग हैं उनको बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे लेकर के आने का, जो आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से नीचे पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। चंद घरानों के लिए पूरे हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने जा रहे हैं। एक तरफ तो क्या है साहब, इंग्लैंड जैसे देश में जिन्होंने हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किया, वहां पर जाकर के हमारा भारत का बेटा प्रधानमंत्री बनता, हमारे लिए गर्व की बात है। एक तरफ हम उस पर गर्व करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान को ही नरेंद्र मोदी साहब गिरवी रखने का, गुलाम बनाने का एक बीड़ा उठाए हुए हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात मैं नहीं मानता। और ये बहुत, ये डिक्शनरी जो लेकर के आए, ये बहुत महंगी पड़ने वाली है। कि आंदोलन जीवी तो बिल्कुल सही शब्द है क्योंकि भाजपा के लोग बोलते हैं, लेकिन जो जुमला जीवी है वो प्रतिबंधित होगा। विश्वासघात जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है 8 साल के अंदर, वो प्रतिबंधित होगा। क्यों? क्योंकि उनके पर लागू होता है। जो ये नौटंकी, जो ड्रामा जैसे शब्द है, जो हाथ हिला करके ऐसे मटका मटका करके बातें करते हैं, जो कलाकारों का काम होता है, नेताओं का काम नहीं होता। नेता कभी आंख मटका करके, हाथ मटका करके बात नहीं करता। नेता तो बिल्कुल जनता से सीधी बात करता है। हम करते हैं बिल्कुल आमने सामने बैठ करके। तो ये जो आंखें मटकाना, ये हाथ मटकाना, ये भौवें मटकाना, ये जो शब्द हैं, ये नौटंकी जो ड्रामे, ये इनको प्रतिबंधित करें। क्यों? क्योंकि ये सारे इनके ऊपर लागू होते हैं। हकीकत क्या है साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से घबरा चुकी है, बैकफुट करा चुकी है। और देखिए, इतने सांसद लेने के बावजूद, भारी मेजोरिटी लेने के बावजूद भी उन्हें डर और भय इस बात का है कि 2024 में सत्ता में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर ये शब्द चलते रहे, किसी तरीके से आम आदमी की आवाज को दबाना है,
आम आदमी के हकों पर डाका डालना है, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूं, और मैं 4 दिन की यात्रा भी करके आया हूं। मैंने वहां भी प्रभु से प्रार्थना की है कि सद्बुद्धि दे भगवान इनको, ये थोड़ा सा जमीन को समझें और ये इनको समझ में आ जाए कि सत्ता कभी किसी की सगी नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं, जब हमारी नहीं रही और लोगों की नहीं रही, चौटाला परिवार का हरियाणा में तूती बोला करती थी, आज चौटाला परिवार का नाम लेने वाला कोई नहीं। बादल परिवार की पंजाब में तूती बोलती थी, बादल परिवार का नाम लेने वाला कोई नहीं है। कहाँ जयललिता, कहाँ जी रामचंद्रन जी हैं, कहाँ वो तमिलनाडु में थे एनटी रामाराव, कहाँ है, उनकी पार्टियां कहाँ है? बड़ा सीधा सा एक जवाब इस बात का है कि सत्ता कभी किसी की सगी न रही है, न रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जाएगी, फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमारी सत्ता गई है, आज लोग हमें याद करते हैं, लोग याद करते हैं, लोग हमें खुद पर फक्र होता है कि हम उस कांग्रेस के सदस्य हैं जिस कांग्रेस ने हिंदुस्तान को इकट्ठा रखने का प्रयास किया, चाहे कितने ही समझौते करने पड़े, लेकिन भाईचारा और भाइयों को टूटने नहीं दिया। और दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सत्ता प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान के टुकड़े करने पर तुले हैं। लेकिन दावे के साथ कहता हूं सुभाष भाई, आने वाला इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। मैं फिर कहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, आदरणीय मोदी जी से, कि सत्ता तो जाएगी, एक दिन जाएगी, 100% जाएगी, कोई ताकत नहीं आपकी सत्ता रुके, लेकिन इस तरीके से जाना कि कल को जब आप विपक्ष में जाओ तो लोगों से नजरें मिला करके बात कर सकूं, इतनी सी मेरी विनती। तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी, कुरुक्षेत्र से सीधा लाइव आप सीधा देख रहे थे, और बेबाक बातचीत जो है लक्ष्मीकांत जी की और मेरी रही। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद दोस्तों। अगले लाइव तक बने रहे सुभाष सैनी के साथ।